आज हम डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डाइपोल लेना पड़ेगा और अपन देखेंगे डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन कौन सा होता है। तो हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये हमारा डाइपोल हो गया, यहाँ पर -q चार्ज आ गया और ये +q चार्ज हो गया। इसको पॉइंट A दे दिया, ये पॉइंट B। ये डाइपोल की जॉइनिंग लाइन हो गई, ये डाइपोल की जॉइनिंग लाइन हो गई। डाइपोल में दोनों जो चार्ज हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है 2a से लेते हैं। यहाँ से AB जो डिस्टेंस है वो 2a होगी। अब अपन बात करते हैं डाइपोल के मिडल पॉइंट की। ये डाइपोल का मिडल पॉइंट है। डाइपोल के मिडल पॉइंट पर ये वाली डिस्टेंस a हो गई, ये भी a हो जाएगी। डाइपोल का मिडल पॉइंट है। डाइपोल के मिडल पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर हमने लाइन बना दी। ध्यान से देखिए, डाइपोल ये -q, ये +q। पॉइंट A और B एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल में दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस 2a होगी। डाइपोल के मिडल पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब अपन बात करते हैं ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, उस डाइपोल के मिडल पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन को ही इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। कोई भी पॉइंट हमने P लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा P। तो हम पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये हटा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। हमें दोनों बोथ चार्ज का एक साथ इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट P पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें पॉइंट चार्ज और P के बिटवीन डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट चार्ज और P के बिटवीन डायरेक्ट डिस्टेंस की ज़रूरत होगी। तो हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ये -q से P को ज्वाइन कर दिया, ये +q से P को ज्वाइन कर दिया। ये हमारे दोनों पॉइंट चार्ज हो गए, ये पॉइंट P हो गया। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये R लेते हैं। मिडल पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है पॉइंट P? डाइपोल के मिडल से R डिस्टेंस पर है। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा और ये डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ हमें पॉइंट चार्ज से डाइपोल की डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाली साइड भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये डायरेक्ट वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। इधर भी देखेंगे ट्राइंगल तो ये भी हाइपोटेन्यूज होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP दोनों में सेम ही है। ये वाला A तो इसमें भी A हो गया, ये दोनों में कॉमन है R, तो दोनों में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। हम AP फाइंड आउट करें या BP फाइंड आउट करें। BP का क्या हो जाएगा, रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R² प्लस A² हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें, यहाँ पर P पर निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ध्यान से देखेंगे, पहले +q -q दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक बार -q का निकाल लेते हैं, एक बार +q का।
तो देखिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, ड्यू टू माइनस Q। तो ये हम लेते हैं E1 इक्वल्स टू K आ जाएगा। पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है पॉइंट चार्ज का, Q है, अपॉन में डिस्टेंस AP स्क्वायर आ जाएगा, और ये होगा KQ। AP का वैल्यू रखेंगे, AP का वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने माइनस Q के रेस्पेक्ट में P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। अब प्लस Q के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये E2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा K। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर भी Q होगा, डिस्टेंस हो जाएगी BP स्क्वायर, KQ यहाँ वैल्यू रख देंगे BP की R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब अपन बात करने वाले हैं डायरेक्शन की, E1 की डायरेक्शन और E2। देखिए ये जो है E1 ये माइनस Q के रेस्पेक्ट में है, और माइनस Q में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स माइनस Q होती है। तो यहाँ E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करें E2 जो फील्ड है वो प्लस Q की रेस्पेक्ट में है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे E2 की डायरेक्शन निकालेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यानी ये वाली डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, E2 की हो जाएगी। हम यहाँ डायरेक्शन साथ में नहीं लेंगे, यहाँ सिर्फ E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। डायरेक्शन की बात हम करेंगे अलग से। तो हमने माइनस Q की रेस्पेक्ट में डायरेक्शन देखी तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और प्लस Q की रेस्पेक्ट में देखी तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। ये थी डायरेक्शन की बात। अब हम यहाँ बात करते हैं E1 E2 की बात करते हैं। देखो E1 की वैल्यू ये है, E2 की ये है, दोनों वैल्यू ध्यान से देखोगे तो दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट यहाँ डायरेक्शन देखें डायग्राम में तो डायरेक्शन ना तो सेम है ना ऑपोजिट है। हम अगर सेम डायरेक्शन होती तो ऐड करते, ऑपोजिट होती तो सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ डायरेक्शन ना तो सेम है ना ऑपोजिट है। तो ऐसी डायरेक्शन होती है जो ना सेम होती है ना ऑपोजिट, तो उसको बोलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड E1 E2 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, E1 E2 को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट डायरेक्शन होने पर हमें क्या करना है, यहाँ कंपोनेंट डिवाइड करना होगा, E1 का भी और E2 का भी। तो यहाँ हम एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल जो है इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, ये वाले एंगल को क्या कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया। थीटा कंसीडर करूँगा तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ जेड बन रहा है, यानी ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। उसके बाद अपन बात करें, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। रीजन क्या है, ये वाला थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। अब अपन बात करें E1 की, अब अपन बात करने वाले हैं E1 की। थीटा की साइड जो कंपोनेंट होता है वो
वर्टिकल कंपोनेंट होता है E1 cos थीटा, और दूसरे वाली साइड जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। यहाँ E2 का देखेंगे, डाउनवर्ड साइड क्या है, थीटा है, तो थीटा की साइड में जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और अपोजिट साइड में जो होगा वो E2 sin थीटा। अब हम E1 E2 को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इनके कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, इनको सॉल्व करने वाले हैं, कंपोनेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, E1 E2 इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, E1 और E2 इक्वल है, sin थीटा इक्वल है, sin थीटा इक्वल है, E1 E2 भी इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो देखिए ये E2 sin थीटा अपवर्ड हुआ, ये E1 sin थीटा डाउनवर्ड हुआ, वैल्यू दोनों की सेम है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। E1 और E2 के वर्टिकल कंपोनेंट थे, उनका मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन अपोजिट थी, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात थी, तो हमने यहाँ ये लिख दिया, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 गेट्स कैंसिल ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। देखो E1 का भी ये वाली डायरेक्शन में, E2 का भी यही डायरेक्शन में है, दोनों का सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ जब सेम डायरेक्शन होती है तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया, E1 और E2 के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो सेम डायरेक्शन के कारण ऐड हो जाएंगे। देखिए हम E1 E2 डिफरेंट डायरेक्शन में थे, हमारे E1 और E2 दोनों ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट, इसलिए हम उनको डिफरेंट बोलते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण हमने उसको कंपोनेंट में डिवाइड किया सॉल्व करने के लिए, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। हम डिफरेंट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट आ गए, दोनों E1 E2 दोनों के मिला के कितने 4 कंपोनेंट हुए। 4 में से 2 कंपोनेंट तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, रिमेनिंग 2 कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने के कारण ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिमेनिंग 2 कंपोनेंट के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ अपन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। E इक्वेटर इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये इक्वेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यू सेम है, cos थीटा भी सेम है, तो ये हो जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर cos थीटा प्लस ये देखो दोनों सेम वैल्यू हैं, तो ये हो जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2KQ cos थीटा अपॉन R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू की। ये इक्वेशन नंबर इसको 3rd रख देते हैं, यहाँ तक की बात समझ आई होगी। उसके बाद अपन यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाले ट्रायंगल से निकालो चाहे ये वाले ट्रायंगल से। AOP और BOP में से
कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस फ्रॉम ट्राइंगल AOP। कॉस थीटा इक्वल्स टू, थीटा के फ्रंट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगी। बेस की वैल्यू कितनी है A। हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, ये वाला साइड, इसकी वैल्यू कितनी है √r² प्लस A²। ओके, ये वाली वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2KQ अपॉन r² प्लस A², और यहाँ हो जाएगा A अपॉन √r² प्लस A²। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर E इक्वेटोरियल कांस्टेंट क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दें कांस्टेंट तो क्या है K है। उसके बाद देखो ये 2Q और A, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A हो जाता है डाइपोल मूवमेंट, P हो जाता है। अब बात करें यहाँ देखो r² प्लस A² की पावर कितना है 1 है, यहाँ कितना है हाफ पावर। रूट का मतलब कितना होता है हाफ होता है, रूट का मीन हाफ पावर होती है। 1 पावर और हाफ पावर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर कितनी हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 1 और हाफ 3/2 पावर हो गई। उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं कि ये जो r डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में क्या हो A स्मॉल हो। इफ r इज वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू A, जब ये होगा तो A² क्या हो जाएगा नियर बाई 0, देन A² क्या हो जाएगा नियर बाई 0, शो दैट E इक्वेटर क्या हो जाएगा KP, और ये हो जाएगा r², यहाँ 0 कर देंगे 3/2, और ये आ जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू KP अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये r³ आ जाएगा। तो ये तो हुई बात इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की। अब अपन फाइंड आउट करने वाले हैं डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, E क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी तरफ P क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी तरफ P वेक्टर क्वांटिटी, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज यानी इस तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब बात करें देखो ये दोनों को ऐड किया है E2 cos थीटा और E1 cos थीटा को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इधर होगी, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो कैंसिल हो गए, रिमेनिंग कौन सा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस पर भी वेक्टर का साइन लग जाएगा और इधर P पर भी वेक्टर का साइन लगेगा। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मूवमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ये थी बात यहाँ तक की। अब हम एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं, हमने जस्ट पीछे निकाला है वी नो दैट ई एक्सियल पॉइंट पे कितना था 2kp अपॉन r³। तो हम यहाँ क्या करते हैं kp अपॉन r³ की जगह E इक्वेटर
रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 तो अपनी जगह रह जाएगा और के पी अपॉन आर क्यूब की जगह क्या रख देंगे, ई इक्वेटर। तो ये रिलेशन हो जाएगा, इक्वेटर को डबल कर दें तो एक्सियल के इक्वल होता है।